हेलो गाइस, वेलकम टू गोयल एकेडमी। तो आज हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है सोशल का, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स के साथ। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझाने की कि ये चैप्टर बोलना क्या चाहता है, क्योंकि बच्चों को ये दिक्कत रहता है क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेते हैं, मगर अगर आउट ऑफ द वे आके क्वेश्चन पूछता है तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अगर मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी स्टोरी अगर मैं आपको सुनाऊंगा और आप लिखने बोलूँगा तो ऑफकोर्स आप अपने ओन वर्ड्स में लिख देंगे, हूबहू तो नहीं लिखेंगे बट लिख लेंगे। तो चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज मैं जो चैप्टर समझाने वाला हूं, बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे आप ये भी समझेंगे कि लाइफ में आपको क्यों शेयरिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा बुक ओरिएंटेड नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि डे टू डे लाइफ से जोड़ूँ इस चैप्टर को। सो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पावर का शेयर होना। तो आप बोलोगे सर आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पावर का शेयर होना मतलब समझ लो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ आपको 100। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी कि मैं आपको 100 देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मेरे को कैसे भी करके 10 अलग अलग सामान ला के दो। ये 100 रुपए के हिसाब से 10 डिफरेंट आइटम्स आप मेरे को ला के दो। तो आप अगर एक अकेला पर्सन, और मैं टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ ना, ये 10 अलग सामान मेरे को 5 मिनट के अंदर चाहिए। तो आप एक पर्सन 5 मिनट के अंदर 10 अलग सामान तो नहीं ला पाएगा। अब आप बोलोगे सर सुपर बाजार जा रहे हैं, तो सुपर बाजार में भी टाइम लगेगा अलग अलग चीज़ ढूंढने में, ठीक है। तो सबसे ईजी में क्या होगा कि ये 100 रुपए को मैं किसी इंसान को 20 दे दूँ, किसी इंसान को 30 दे देता हूँ, किसी इंसान को 10 दे देता हूँ और किसी इंसान को 40 दे देता हूँ। तो ये चारों के चारों मिलके सब अपना अपना काम करके अपना अपना एक आइटम ला लेंगे, और यही आइटम जाके मैं जिसको चाहिए था 10 आइटम उसको दे दूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 5 मिनट के अंदर पूरा काम भी हो गया और पावर मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया और इफेक्टिव वर्किंग भी हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मेरे को जो पावर अलॉट हुई थी, मान लीजिए 100 रुपए की, जो कि मेरे को 10 अलग सामान लाने थे, मेरे को अलॉट हुई थी, मैंने उसको डिवाइड कर दिया 4 लोगों के बीच में, जिसमें से मैं था 40 वाला और बाकी 20, 30 और 10, और हमने 5 मिनट के अंदर ये 10 अलग सामान ला दिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखने मिला कि अगर पावर शेयरिंग सही वे में होती है, सही वे मतलब सही सॉर्ट मान लो, ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा नॉर्मल डे टू डे लाइफ से ही होगा। ऐसा नहीं कि एकदम एकदम मैं एकदम एज अ सर एज अ टीचर आपको पढ़ाऊंगा, तो लैंग्वेज थोड़ा सा होगा। तो ये जो पावर शेयरिंग हुई, इससे क्या हुआ, इफेक्टिव वर्किंग हुई। इफेक्टिव क्यों सर? क्योंकि चारों ने मिलके अलग अलग काम करना प्रीफर किया। उसके बाद दूसरा चीज ये हो गया कि ये जो इफेक्टिव वर्किंग हुई, इससे हमारा जो आउटपुट था वो भी बहुत फास्ट आया कि नहीं। आउटपुट तो फास्ट आया सर, क्योंकि जो चीज टाइम लगती है एक इंसान को करने में, वो बाकी इंसान ने बहुत जल्दी कर दिया। फिर बाकी चीज में आते हैं, फिर बाकी चीज अगर ध्यान देंगे तो बाकी चीजें भी, जो रिजल्ट था हमारा वो भी अच्छा आएगा, क्योंकि 4 अलग लोग का ब्रेन यूज होगा। तो ऑफकोर्स जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बहुत अच्छी करेक्ट होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पावर शेयरिंग होती है वो काइंड ऑफ क्या क्या चीजें हमको रिजल्ट दे रही है। सबसे पहला नॉर्मल वे में, स्टोरी बाद में देखेंगे चैप्टर ओरिएंटेड, पहले समझते पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग से आप खुद समझ रहे, पावर शेयरिंग से सबसे पहले हमने क्या देखने मिला कि जो वर्कलोड था वो कम हुआ, वर्कलोड हमारा रिड्यूस हो गया। दूसरा, इफेक्टिव डिसीजन आया, क्योंकि 10 अलग अलग लोग मतलब 4 अलग अलग लोग काम किए। अब कन्फ्लिक्ट भी कम होगा। कन्फ्लिक्ट यहाँ पे कितने लोग के बीच में था, 4 लोग के बीच में था। अभी हम बड़े पैमाने कंट्रीज के में नहीं देख रहे, अभी हम 4 लोग के बेसिस में लेके चल रहे, जिनको मैंने 100 रुपए डिवाइड कर दिया था। कन्फ्लिक्ट ये 4 लोग के बीच में हुआ। अभी जो कन्फ्लिक्ट 4 लोगों के बीच में होगा, ये करेक्ट डिसीजन ही ला के देगा, क्योंकि जितना ज्यादा बहस होगा उतना ज्यादा अच्छा तो रिजल्ट आएगा सर। इसी को तो बोलते हैं सर डिबेट। तो पावर शेयरिंग ये सब चीजों में हेल्प करता है। पावर शेयरिंग कहाँ कहाँ देखने मिलता है इसको बाद में हम देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि पावर शेयरिंग आपका वर्कलोड कम करता है, इफेक्टिव डिसीजन में हेल्प करता है, कन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है, ठीक है। डिसीजन आपके बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि चेक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 4 अलग लोग का दिमाग काम करेगा तो ऑफकोर्स डिसीजन बहुत अच्छा होगा। तो ये होता है। अब पावर शेयरिंग जो था ये 2 स्टोरी के बेस में था। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा रब करने की कोशिश करूं, अब जैसे मैं अकेले तो चैनल को ग्रो नहीं कर सकता, मेरे को आप लोग की जरूरत है।
तो आप लोग की ज़रूरत है तो आप लोग भी थोड़ा पावर अपना शेयर कीजिए सब्सक्राइब और लाइक करा के। तो आपका जो पावर है आप उसको यूटिलाइज कीजिए अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग से। सर ये पावर शेयरिंग को अगर आप समझना चाहेंगे तो कैसे स्टार्ट करें? देखिए, पावर शेयरिंग हमारे यहाँ इस चैप्टर में क्लास 10 के सिविक्स में 2 कंट्रीज के बीच में बांटा है, बेल्जियम और श्रीलंका के बीच। तो मैं पहले से कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। बेल्जियम एक कंट्री है फ्रांस के ऊपर, मतलब यूरोप में, पहला चीज ये। दूसरा, बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रुसेल है, ठीक है, एक जगह है, नाम है। बहुत सारे वर्ड आपकी बुक में यूज होंगे, वॉल्निया रीजन, फ्लेमिश रीजन, ये सब नॉर्मल नेम है। जैसे एक समझ लीजिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ भीड़ कम उसको फ्लेमिश बोला जाता है, जहाँ बहुत डेवलपमेंट, और वॉल्निया रीजन मतलब आउटर एरिया। तो चौथा, इसमें क्या इशू हुआ था बेल्जियम में? तो लिंग्विस्टिक इशू था, मतलब लैंग्वेज के बेसिस का। मतलब पावर शेयरिंग आपको किस लेवल की देखने मिलेगी? लैंग्वेज के पावर में। अभी मैंने जो पावर शेयरिंग वाला जो एग्जांपल बताया था वो किसके बेसिस में था? इकोनॉमिक बेसिस में। तो पावर शेयरिंग का ना हर एक वो होता है सब्जेक्ट कि किस बेसिस में कर रहे हो आप। पावर मतलब क्या, मतलब आप डिसीजन लेते समय क्या चीज चूज कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे रुपीज लिया था और आइटम्स लिए थे, यहाँ पे लिंग्विस्टिक के बेसिस में पावर शेयरिंग होगा। फिफ्थ, नॉट द लीस्ट, बेल्जियम जो है उसका पॉपुलेशन हमको याद नहीं रखना, उसका कंपोजिशन याद रखना है, विच इज 59%, 41% एंड 1%। तो ये जो 59% है याद रखना, ये 41% फ्रेंच हो गए, ये 1% जर्मन हो गए, और ये 59% डच हो गए। डच कहाँ रहते हैं? तो वॉल्निया रीजन में, फ्रेंच कहाँ रखते हैं? फ्लेमिश रीजन में, और जर्मन रेस्ट ऑफ द रीजन 1% ही कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ये बेल्जियम के बारे में स्टोरी होगी। श्रीलंका में जो है वो 2 चीजों में डिवाइड हुआ, सिन्हालास और तमिल्स में। और जो तमिल्स है वो फिर डिवाइड हो रहे हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा इजी हो आपको समझने के लिए, ठीक है। तमिल्स में श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। अब मैं अपने लिए तो लिखने तो नहीं आया हूं, मैं कोई बुक तो नहीं लिख रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि लिखूं कम और समझाऊं ज्यादा। तो यहाँ पे जो स्टोरी होती है सर, यहाँ थोड़ी सी अलग स्टोरी होती है, वो स्टोरी को समझते हैं। जैसे बेल्जियम ने अभी समझा, तो पहले तो ऐड कर लेते हैं एक तो हमारा नोट, शेप ऐड कर लेते एक तो, ओके ना, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम श्रीलंका का समझ रहे थे, श्रीलंका में 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब फ्रीडम पाया, और यहाँ पे मेजोरिटी की बात हुई थी, मेजोरिटिज्म की बात हुई थी, और किन किन के बीच में हुई थी ये भी पता होना चाहिए आप लोग को, कि सिन्हालास और श्रीलंकन तमिल्स के बीच में। अब ये मेजोरिटेरिज्म क्या होता है? देखो, मेजोरिटेरिज्म मतलब क्या होता है कि मान लो ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे लोग रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन 70% है और इनकी पॉपुलेशन 30% है। तो मेजोरिटेरियनिज्म ये बोलता है कि जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है उनके डिसीजंस फॉलो किए जाएंगे, जो कि बहुत गलत है सर, क्योंकि ये जो 30% लोग हैं इनकी भी तो कुछ वैल्यूज होगी, इनके भी तो कुछ नीड्स होंगे, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो इग्नोर कर रही थी सिन्हालास, क्या कर रहे थे? सिन्हालास बेसिकली यही काम कर रहे थे। सिन्हालास जो है वो श्रीलंकन को दबा रहे थे थ्रू देयर पावर ऑफ मेजोरिटी, जिसके कारण एक सिविल वॉर हुआ यहाँ पे, जो कि एंड हुआ 2008 में। और आज आपको पता होगा कि श्रीलंका बहुत गलत सिचुएशन से गुजर रहा है, वहाँ पे पैसे ऐसे की बहुत दिक्कत हो रही है, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो भी भाग चुके हैं। तो सिविल वॉर एंड हुआ 2008 में, मतलब इतना लंबा लड़ाई चला इन दोनों का, और आज भी बोला जाता है कि इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया, पहला। दूसरा, यहाँ पे जो स्टोरी है वो सिन्हालास और श्रीलंकन के ऊपर है, जिसमें से 18% और 79% का कंपोजिशन है। परसेंटेज बुक टू बुक प्रीफर होगा, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कोई, फिगर्स जो है। एक और चीज इसमें ध्यान रखने की ये चीज है कि पॉपुलेशन कितना है, तो 2 करोड़ है। कैपिटल इसका उस समय कोलंबो हुआ करता था। अभी मैं मैप दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा बहुत सारी चीजें आपको। तो श्रीलंका में ऐसे हुआ। अब जो रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
दोनों का आपको रिजल्ट जानना बहुत जरूरी है कि सिन्हाला और श्रीलंका में दोनों में क्या हुआ। देखो पहले बेल्जियम से स्टार्ट करता हूँ। बेल्जियम का केस थोड़ा सा अलग इसलिए लूंगा, अब मैप से समझाता हूँ मैं आपको, ज्यादा सही रहेगा, प्रीफरेंस मैप ही रहेगा। ये आ गए हम मैप ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का ये कैपिटल रीजन हो गया ब्रुसेल। यहाँ पे 3 टाइप के गवर्नमेंट बने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। याद रखिए यहाँ पे 1970 से 1998 के बीच में जितना गलती आप करोगे, देखो पढ़ाई भी एकदम सिंपल है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अपनी गलतियां समझ आएगी, जितना आपको आपकी गलतियां समझ आएगी उतना आप फाइन होते जाओगे। तो बेल्जियम ने यही वाला कॉन्सेप्ट किया। बेल्जियम ने 1970 से 1998 के बीच में 4 टाइम्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। कितने टाइम? 4 टाइम्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया? अमेंड मतलब चेंज होता है। और एट द एंड ये बहुत अच्छे अपने अरेंजमेंट के साथ आए, जिस अरेंजमेंट को मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम और लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहला इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारा जो लिंग्विस्टिक बेसिस है उसमें हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे हर एक लैंग्वेज वाले को। तो लिंग्विस्टिक क्या क्या था हमारा? फ्रेंच, डच और जर्मन। इन्होंने ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सीजी या फिर यूनियन गवर्नमेंट, जो वर्ड हमारे इंडिया में यूज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन आएगा दोनों साइड से। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर फ्रेंच लोग 50 लोग भेज रहे हैं तो डच भी कितने भेजेंगे? 50 ही भेजेंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। और कोई लॉ, अगर कोई लॉ, ऐसा लॉ अगर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो तीनों को अफेक्ट कर रहा है, तो तीनों का इक्वल नंबर ऑफ वोट्स होना चाहिए। मतलब हर जन के वोट का वैल्यू एक ही होना चाहिए, मतलब एक आदमी एक वोट, ऐसा स्टोरी था। तीसरा चीज, पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहा गया कि सर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मगर ब्रुसेल में थोड़ा अलग था। ब्रुसेल में जो हुआ ना, ब्रुसेल में ये डिसाइड किया गया, फ्रेंच और डच के बारे में ये डिसाइड हुआ, इन दोनों के बीच में एक बात हुई। जर्मन को तो इग्नोर कर रहे थे कि 1%, तो थोड़ा सा मेजोरिटीनिज्म आपको बेल्जियम में भी देखने मिलेगा। ये देखने मिला कि डच बोला कि देखो हम कंट्री के आउटर साइड में पूरा फैले हुए हैं। हम कंट्री के कहाँ पे फैले हुए हैं? पूरे आउटर साइड। तो मैप से थोड़ा समझ लेते हैं और इसको अच्छे से। ये आ गया हमारा मैप। तो अभी मैं ब्लैक कलर से जो आउटलाइन करूंगा वो समझ लेना डच का। तो ये हो गया हमारा डच का। ज्यादातर बाहर मैप में आपको आपके जो स्कूल में होगा वो ऐसे करके दिखाएगा कि नीचे में इधर है, बट मैं, तो ये ब्लैक वाला जो था हमारा, ये डच का एरिया था। और जो रेड वाला बना रहा हूं मैं, ये फ्रेंच का होगा, जो कि है अंदर मान। तो दोनों के बीच में ये डील हुई। डच बोले कि मैं रेडी हूं इक्वल रिप्रेजेंटेशन से बाहर जगहों में, मतलब वॉल्निया रीजन में मैं रेडी हूं कि मैं जितने लोग भेजूंगा आप भी उतने लोग भेजिएगा। मगर डील ये हुई कि ब्रुसेल में आपकी आबादी ज्यादा है, मतलब आपका पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच वाज मोर इन द कैपिटल। दैट्स व्हाई फ्रेंच आल्सो एग्रीड दैट इन द कैपिटल वी विल आल्सो गिव यू इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जस्ट यू हैव गिवन अस इन द वॉल्निया रीजन। सो बेसिकली बहुत अच्छी बात कही गई। इन दोनों के बीच में ये बात हुई कि हम मिल के डिसीजन लेंगे हर जगह गवर्नमेंट का। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट भी इनकी ऐसी बनी। स्टेट गवर्नमेंट में भी ये डिसाइड किया गया कि हर जगह फ्रेंच और डच हमेशा इक्वल रहेंगे। एक चीज और बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट था। ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट, द थर्ड गवर्नमेंट वाज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में कम्युनिटीज आई। तो ये डिसाइड किया गया कि इस गवर्नमेंट में सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग होंगे और वोट सिर्फ कम्युनिटी वाले ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो 2 लोग हैं, एक मान लो आपका पर्सन ए और दूसरा मान लो एक पर्सन बी। ये बिलोंग करता है ए स्क्वायर कम्युनिटी से, ये भाई साहब बिलोंग करते हैं बी स्क्वायर कम्युनिटी से। तो ए स्क्वायर सिर्फ ए वाले ही वोट करेंगे ए वाले को, और सिर्फ बी वाले ही वोट करेंगे बी स्क्वायर वाले, क्योंकि इन दोनों की लैंग्वेज अलग, तो कम्युनिटीज अलग। कम्युनिटीज अलग मतलब
कल्चर, सोशल कल्चर, एथिक्स सब अलग होंगे। इसके कारण ऐसे लॉज जो कि सोशल कल्चर और उनके एथिकल वैल्यू से रिलेटेड है, ये किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं डाला गया, ये उन्हीं के लोगों को सौंपा गया। मतलब डच अपना कल्चर देखे और फ्रेंच वाले अपना कल्चर देखें। तो ये था ब्रूस बेल्जियम का स्टोरी। बाद में कंपेयर करेंगे कि अच्छा क्यों था। अब आते हैं श्रीलंका की स्टोरी। श्रीलंका के स्टोरी में जस्ट उल्टा हुआ था। सिन्हाला अच्छा डिसीजन नहीं ले पाए। सिन्हाला सबसे पहले बोले कि तमिल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, जो कि बहुत गलत था। तमिल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। इन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ला लिया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिससे इन्होंने बोल दिया कि पूरे श्रीलंका में सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगी, जो कि होगी सिन्हाला। और इसी एग्जाम के अकॉर्डिंग हम क्वालिफिकेशन, एग्जाम्स, जॉब प्रेफरेंस देंगे। तो भाई आप किसी इंसान को बचपन से तमिल बोलने बोल रहे हो और सडनली उसको बोलोगे नहीं, आज आप आके इस दिन से आप ये वाली भाषा बोलो जिसका आपको ए पता है ना जेड, तो उस इंसान के लिए उस कंट्री में सरवाइव करना बहुत हार्ड हो जाएगा। तो नॉर्मल सा लॉजिक था, मेरे को समझ नहीं आया, लोग समझ नहीं क्यों नहीं पाए कि जब आप किसी को इतना ज्यादा प्रेशराइज करोगे, ऑफकोर्स वो वॉर करेगा। और ये वॉर से नॉर्मल लोग, और ये सब कौन करते हैं, लीडर्स। समझ नहीं आता ये इतना इजी चीज क्यों नहीं कर पाते। बेल्जियम जैसी कंट्री इतने जल्दी रिजॉल्व कर ली। मैं एक और चीज बता दूं, बेल्जियम जो कंट्री है वो उसका जो साइज है ना वो हरियाणा जितना है। मतलब हमारे इंडिया में 28 बेल्जियम है। प्राउड वाली बात है। तो लीडर्स करते बेसिकली। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया गया, उससे तमिल अफेक्ट हुए। शिलान्यास जी ने ये बोलिया कि क्वालिफिकेशन, कॉलेज के एग्जाम्स, जॉब वॉब में सब में यही लैंग्वेज यूज की जाएगी, इससे अफेक्ट हो गए। दूसरा, तमिल को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, इससे अफेक्ट हो गए। तो बेसिकली उन्होंने पावर शेयरिंग, उनका कॉन्स्टिट्यूशन आया, उन्होंने बनाया, मगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक लैगिंग था कि उन्होंने जो पावर था वो सिर्फ फोकस किस पे किया, अपने ऊपर, मतलब मेजोरिटी वाले कौन, सिन्हालास, और इग्नोर कर दिया इसको तमिल्स को। और कौन से तमिल्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, श्रीलंकन तमिल्स। तो ऑफ कोर्स जब आप ऐसे करोगे तो वॉर के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, बहुत वॉर हुए भैया। अगर मैं बोलूँ सर वॉर सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, श्रीलंका में होंगे सर, क्योंकि उन्होंने इफेक्टिव पावर शेयरिंग नहीं की। उन्होंने जो पावर शेयरिंग की वो भीड़ में वाली कर दी कि जिसके ज्यादा लोग इतना। उन्होंने माइनॉरिटी के नीड्स को ध्यान में ही नहीं रखा, और ये पावर शेयरिंग का बहुत गलत है। आप पावर शेयरिंग करते इसलिए हो कि स्ट्रेटा में, अगर नॉर्मल में स्ट्रेटा बनाओ, एक तो स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर्स, तो आप इसलिए पावर शेयरिंग करते हो कि हर लेवल के लोग, जैसे लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, तीनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, जो कि हमारे इंडिया में देखने मिलता है, बस देखने मिलता है। तो ये हमारी स्टोरी हो गई कन्फ्लिक्ट के बारे में। तो जैसे आप समझ गए होंगे, अब जो पावर शेयरिंग है वो कैसे की जाती है, मैं आपको एक बताऊं पावर शेयरिंग एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो बहुत अच्छा इमेज मैं रख रहा हूं आपके सामने कि, एक मिनट, पावर शेयरिंग के साथ ना सिर्फ जो पावर शेयर करवाता है उसी, जैसे यही आदमी, इसने 100 रुपए बांट दिया इन सबके बीच में, तो सबको रहना है। इसने जो डिसीजन लिया है कि मैं ऐसा अपना पावर शेयरिंग करूंगा, ये जिसने डिसीजन लिया है, जिसने लिया है और जिसके ऊपर ये डिसीजन लागू होगा, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है पावर शेयरिंग। सो इसलिए बोला जाता है पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि जो आप डिसीजन लेते हो, जो डिसीजन मेकर्स हैं, लीडर्स, सिर्फ वही अफेक्ट नहीं होंगे, जो इस डिसीजन से अफेक्ट होने वाले लोग होंगे उस कंट्री के, उनको भी उतना ही झेलना पड़ेगा जितना एक लीडर को अपने नेक्स्ट इलेक्शन में झेलना पड़ेगा। इसलिए लोगों को बोला जाता है कि अपने लीडर को ऐसे चूज करो जो आप डिसीजन ले, पावर शेयर करे आपके पॉजिटिव वे में, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो ये एक स्टोरी हो गई। पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी होता है। पावर शेयरिंग दूसरे लिए किस लिए जरूरी होता है, डिसीजन अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर कहाँ कहाँ देखा जाता है, पावर शेयरिंग कहाँ कहाँ देखा जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करूं तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में आपको देखने मिलेगा। सबसे पहला, अगर इमेज क्लियर नहीं है तो कोशिश करता हूं क्लियर करने की।
देखिए डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले डिफरेंट ऑर्गन मतलब लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेचर्स कौन से होते हैं? जो लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर्स। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं सर? लॉ अप्लायर्स, मतलब लॉ बनने के बाद अप्लाई करना। लॉ लाते भी यही है, ये लाते हैं बिल। मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो। कोई भी चीज, जैसे मैं बोलूँ कि कल से 21 साल से एज होगी वोटिंग की, जो कि आज 18+ है, तो एक एग्जीक्यूटिव पहले ये लॉ लेके आएगा, जिसको वो उस समय बोलेगा बिल। उस समय कौन सा वर्ड यूज करेगा? वो बिल। याद रखिएगा, उस समय कौन सा वर्ड यूज करेगा? बिल। जब ये बिल इस लेजिस्लेचर से पास हो जाएगा, पास, जो कि कौन करता है पास? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में दो लोग होते हैं, हमारे यहाँ लोकसभा है और दूसरे हमारे यहाँ राज्यसभा। तो जब लोकसभा राज्यसभा इसको पास करेंगे तो एक बन जाएगा एक्ट, फिर ये वापस जाएगा एग्जीक्यूटिव के पास। अब एग्जीक्यूटिव कौन? जो इसको साइन कर देंगे। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये यूएस वाला खुल गया। फिर एग्जीक्यूटिव इसको लॉ कर। अब ये लॉ जब एक्ट बन गया तो क्या ये जो ये इसका डिसीजन था पावर शेयर करने का, क्या वो सब स्ट्रेटा में पहुंचा है? मतलब सब लेवल ऑफ पीपल, जो माइनॉरिटी में है, जो मेजोरिटी में है, जो कम में है, क्या उन सबको हेल्प कर रहा है? वो चेक करेगा आपका जुडिशरी। तो देखो कितना अच्छे से पावर हमारे यहाँ डिवाइड होता है। पहले लॉ मेकर्स, फिर लॉ गिवर्स एंड लॉ अप्लायर्स, देन लॉ चेकर्स। तो कोई किसी को चेक करके आपकी अकाउंटेबिलिटी ही तो बढ़ा। अकाउंटेबिलिटी मतलब किसकी अथॉरिटी से आप कर रहे हो, ये बोलना चाह रहा हूं। तो आपको सबसे पहले देखने मिलेगा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर पावर शेयरिंग आपको देखने मिलेगा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। सोशल ग्रुप्स मतलब जो सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स है। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल। प्रिंसिपल सर, हेड ऑफ द स्कूल। अब वो हर जगह जाके, हर क्लास में जाके तो नहीं पढ़ा सकते, उन्होंने रखे हैं टीचर्स। अब टीचर्स सिर्फ क्या कर सकते? आपको पढ़ा सकते, स्टडी करा सकते हैं आपको, वो सब चीज। जैसे मैं आपको स्टडी करा सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप फिर टीचर स्टडी करा सकते हैं, फिर अब बच्चे पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स फीस देंगे। अब फीस यही तो कलेक्ट नहीं कर सकते, तो फीस के लिए उन्होंने ऑफिस डिपार्टमेंट रखा है। अब ऑफिस डिपार्टमेंट फीस कलेक्ट करता है, तो रिमाइंडर के लिए उन्होंने ऑफिस गर्ल बॉय रखे हुए जो कॉल करके रिमाइंड कराते हैं। तो देखने ये मिल रहा है कि एक ही आदमी ने अपने पावर्स को डिवाइड किया, और ऐसा वो खुद से नहीं किया, उसको जैसी मर्जी की उन्होंने किया। बाकी तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुआ है, मगर यहाँ पे इसने खुद किया। और इससे क्या हुआ देखो, इफेक्टिव वे हुआ, इनको टेंशन कम हुई, तो इन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। इनको टेंशन कम हुई, इन्होंने काम अपना अच्छे से किया। तो पावर शेयरिंग से आप एक काम करते हो बहुत अच्छे से। मैं अगर आपको बोलूंगा 10 चीजें एक साथ करो, खाना ही बनाओ, सब चीज कराओ, तो मल्टीटास्किंग, याद रखो, ये बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ अपनी स्टडी में भी, मल्टीटास्किंग ऑलवेज रिड्यूस योर प्रोडक्टिविटी। कभी भी किसी टास्क को करते हो तो एट अ टाइम एक टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, पढ़ाई करना पावर शेयरिंग नहीं है। पता चल रहा है तुम लोग मेरे दोस्त ये पढ़ लियो, बोलने लग गए कि एक दोस्त है तुम्हारा, ए भाई तू ये चैप्टर पढ़ के आ जा, बी मैं एग्जाम में ये पढ़ के आ जाता हूँ, सी मैं ये आ जाता हूँ, तीनों मिलके गठबंधन सरकार मिला के सोशल में आराम से 60+ ला लेंगे। ऐसा नहीं करना है भैया, मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना ज़्यादा सीरियस मत हो जाना, डीप चल जाओगे, पता चल जाएगा। सब जगह कर रहे हैं सब। तो ये सब हमारा स्टोरी था पावर शेयरिंग का। कोशिश किया हूँ मैं सब चीज़ समझाने की। ब्रुसेल, अब पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में देखने मिलता है। अब बात करते हैं मेन कि बेल्जियम क्यों अच्छा था और श्रीलंका क्यों हार गया पावर शेयरिंग। पहला पॉइंट, बेल्जियम ने रिस्पेक्ट किया ईच एंड एवरी लिंग्विस्टिक ग्रुप, रिस्पेक्टेड द आइडियोलॉजी of each linguistic group, whereas Sinhalas ignored Tamils on the basis of majority। ये सब क्यों कर रहे? ये पावर क्यों? भाई प्रिंसिपल सर क्यों सबको पावर दे रहे? ताकि स्कूल में यूनिटी रहे, सबको इंपॉर्टेंस मिलेगा, तभी तो सब चीज होगा क्या अच्छे से।
तभी तो वर्किंग इफेक्टिव होगी यूनिटी के लिए। श्रीलंका ने सोचा कि मैं मेजोरिटी पावर दिखा के यूनिटी पाऊंगा, मैं सबको खुश करके पाऊंगा। और जो सबको खुश करेगा वही तो खुश रहेगा। दूसरा पॉइंट, बेल्जियम ने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से आया इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाले से, जिससे जहां पे फ्रेंच वीक थे वहां डच स्ट्रांग था, तो भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। जहां डच वीक था फ्रेंच स्ट्रांग था, वहां भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और कम्युनिटी के बारे में कि ये अपना कल्चर कैसे करेंगे, उसके लिए अलग गवर्नमेंट लाया। इस भाई साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो डायरेक्ट मेजोरिटी की, बस एक ही पापा एंड पापा, सिनारा पापा, ऐसा। तो एक्चुअल में ये सब चीजें थी जो डिफरेंट चीजों में हुई। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी चैप्टर। तो हमने चैप्टर कोशिश किया बेल्जियम, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग, अलग अलग चीजें किया, श्रीलंका, तमिल, पूरा माइंड मैप से इधर उधर कोशिश करके पढ़ा देता हूँ। फिर यहाँ पे हमने सोचा कि पावर शेयरिंग ऐसा नहीं होता कि जो पावर दे दिया सिर्फ उसी के साथ नहीं, डिसीजन जो बनता है, जो डिसीजन लीडर ले रहा है उसके साथ दो लोग रहते हैं, एक लीडर जो डिसीजन लिया और जिसके ऊपर वो अफेक्ट होने वाला। सो आज पावर शेयरिंग का चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से आएंगे वीकली में सोशल के हर बार। इस मंथ में कोशिश करूंगा 4 वीडियो लाने की सोशल की, सिविक्स की खासकर। पहले सिविक्स का कंप्लीट करते हैं वॉच सीरीज हमारा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, ध्यान रखिए अपना।